हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम आज के टॉपिक में कुछ सेल ऑर्गेनिल्स की स्टडी करेंगे। ये एक क्रैश कोर्स होगा। इससे पहले टॉपिक में हमने सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी की थी। आज हम बाकी बची हुई सभी सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में देखेंगे। गोल्जी एपरेटस, ये है गोल्जी एपरेटस, जो ज़्यादातर सिंगल ही मिलती है और न्यूक्लियस के पास मिलती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसके पंच ऑफ होने से ही बनती है। जितने भी मटेरियल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो वेसिकल्स के रूप में पंच ऑफ होते हैं और यही वेसिकल्स फ्लैटेंड होकर गोल्जी बॉडी बनाती है। मतलब जो प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी, वो ही रिसिंथेसाइज होती है गोल्जी बॉडी में, और इसी से बनते हैं एंजाइम। और जो ये गोल्जी बॉडी है ना, इसी से जो रिसिंथेसाइज हुए ना मटेरियल, उससे वेसिकल्स के रूप में ये पंच ऑफ होती है और यही वेसिकल्स बड़ी होकर बना लेती है वैक्यूल। और वो वैक्यूल जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है। और जो गोल्जी बॉडी है, ये सिस्टर्नी है फ्लैटेंड सैकलाइड स्ट्रक्चर और ट्यूब्यूल और वेसिकल से मिलकर बनी होती है। इसके दो फेस होते हैं, एक फॉर्मिंग फेस और एक मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस जो गोल्जी बॉडी के सामने होता है ना, मतलब ये है सामने, इसके ऊपर ऐसे जुड़ती रहती हैं। तो ये जो नीचे की जो है ना, वैसा ही कसी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, और मैच्योर होती है, इसलिए नीचे के जो है वो होगा मैच्योरिंग फेस, है ना, यही होगा ना जनरली। तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसको बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक और सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है ना, ये है सिस्टर्नी। ये लंबी होती हैं और अनब्रांच होती हैं, और उसी से बनती है फिर ये जो किनारे होते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ये ट्यूब्यूल होती है। ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। जो मैमेलियन आरबीसी होती है उसमें ये एब्सेंट होती हैं, बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में ये मिलती हैं। जनरली सिंगल एंड फाउंड नियर द न्यूक्लियस इन मोस्ट एनिमल सेल। इन प्लांट नोन एज डिक्टियोसोम। जब प्लांट होते हैं ना, उसमें इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ गोल्जी एपरेटस इज ए स्मॉल स्टाक ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस फॉर्मेटिव फेस, जो फॉर्मेटिव फेस होता है ना, उसको सिस बोलते हैं, और जो मैच्योरेटिव फेस होता है उसे ट्रांस बोलते हैं। ठीक है ना। टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स होती है, मतलब इस तरीके से ये, इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बाहर आती हैं, तो मतलब इस तरह से कॉन्वेक्स ही तो होगा। वाइल मैच्योरेटेड ट्रांसफेज लाइट टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉनकेव। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा और ये कॉनकेव होता है। द साइड पजस ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स वाइल द कॉनकेव मैच्योरिंग फेज डेवलप गोल्जन वैक्यूल और लाइसोसोम। अभी बताया ना, गोल्जन वैक्यूल्स बनती है या उसमें लाइसोसोम बनते हैं। गोल्जी एपरेटस अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल फॉर्म एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बनाती है वो? एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। एलाबोरेशन। गोल्जी एपरेटस हेल्प इन कंबाइनिंग एंड अल्टरिंग वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल केमिकल यूज। अभी हमने देखे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंस बन रहे हैं, मतलब प्रोटीन या लिपिड बन रहे हैं, उसी का बायोसिंथेसिस होता है गोल्जी एपरेटस में। क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दो टाइप की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे लिपिड सिंथेसिस होता है, और जो एंजाइम होते हैं ना, वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम, इट इज सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। मतलब जो गोल्जी एपरेटस है, उसमें जो प्रोटीन आ रही है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसका फर्दर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिससे एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन रिपेयर। क्योंकि जो गोल्जी एपरेटस है, उसमें क्या बन रहे हैं? आफ्टर ऑल प्रोटीन और लिपिड है, और जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की ही बनी होती है। ठीक है ना। लाइसोसोम फॉर्म एज गोल्जन वैक्यूल। जो वैक्यूल बनते हैं ना गोल्जी एपरेटस से पंच ऑफ होके, और जो बड़ी वैक्यूल होते हैं, मतलब जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसे ही बोल देते हैं लाइसोसोम। फिफ्थ है वॉल कंपोनेंट एक्सेप्ट सेलुलोज
ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एग्जाम हेमीसेलुलोज है एंड पैक्टिन है आर प्रोवाइडेड बाय गोल्जी एपरेटस। जो सेल वॉल होती है उसमें अगर सेलुलोज को छोड़ दें, बाकी सभी हेमीसेलुलोज और पैक्टिन सभी गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनते हैं। स्पेशल शुगर ग्लैक्टोज इज सिंथेसाइज्ड बाय इट। ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है बाय गोल्जी एपरेटस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। और जो प्लांट होते हैं ना उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और अंदर की हुई जो सेल की अपनी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जबकि सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है और प्लांट्स में मिलती है, कुछ बैक्टीरिया में भी मिलती है, ठीक है। तो दूसरा सेल ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे लाइसोसोम। जो अभी हमने देखा गोल्जी एपरेटस से बनता है लाइसोसोम। इसकी खोज की थी सबसे पहले डी डवे ने। साइज होता है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर। ये स्मॉल होती हैं, राउंडेड होती हैं, कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन कहाँ मिलती है? न्यूक्लियस में मिलती है ना। और कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है और क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। यहाँ पे मिलती है डबल मेम्ब्रेन, बाकी सब में मिलती है सिंगल मेम्ब्रेन। और राइबोसोम में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। लाइसोसोम काम करता है डाइजेशन का। जब कोई फूड पार्टिकल लाइसोसोम में से अटैच होता है ना तो बन जाती है फूड वैक्यूल। और यहाँ पे लाइसोसोम की वजह से उस फूड का डाइजेशन हो जाता है और जो डाइजेस्ट फूड होता है ना वो डिफ्यूज हो जाता है, इससे वैक्यूल से डिफ्यूज हो जाता है सेल में, ठीक है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बच जाता है वैक्यूल के अंदर। तो ये वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास आके ना बस्ट हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है। लाइसोसोम constitute the waste disposal system of the cell as well as intracellular digestive bag। इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मीन्स होता है बाहर और इंटर मीन्स होता है दो के बीच में। इंटर मीन्स दो के बीच में। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का भी ये काम करता है। जैसे कोई फॉरेन जम्स वगैरह सेल के अंदर आ जाते हैं तो उनको भी डाइजेस्ट कर देता है, मतलब उनको ये किल कर देता है। इसका मतलब ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कभी कभी जो सेल होती है वो डैमेज होने वाली होती है ना, उसमें जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो बस्ट हो जाते हैं, वो पूरी सेल को ही डाइजेस्ट ये कर देते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। पीएच होता है एसिडिक। एसिडिक ही होगा ना, एसिड का काम क्या होता है? जला देता है ना। तो मतलब एसिड तो हर चीज को गला देती है, जला देती है, तो इसका काम होता है डाइजेस्ट। लाइसोसोम की नेचर एसिडिक होने की वजह से ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म, फूड पार्टिकल, जर्म्स एटसेट्रा आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय लाइसोसोम। Also in of a damaged cell, lysosome burst and release their enzyme to digest the cell content. Because of it, lysosome are also called suicidal bag। इसको suicidal bag कहते हैं, ये important है ना। तो suicidal bag किसको बोला? लाइसोसोम को। क्यों? उसकी एसिडिक नेचर होती है और ये कभी कभी सेल के अंदर बस्ट हो जाती है, जिसके एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। तो अब इसके देखते हैं फंक्शन। स्टारवेशन, जब भूख लगती है तो फूड को डाइजेस्ट करता है। अंडर कंडीशन ऑफ स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट द स्टोर फूड मटेरियल एंड सप्लाई टू द बॉडी। डिफेंस करता है प्रेजेंट इन द WBC। जो WBC होते हैं ना, वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं और हेल्प इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डाइजेस्ट देम। मतलब सेल के अंदर या वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको वो डाइजेस्ट कर देता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेस्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड पार्टिकल। जो सेल के अंदर जो इंजेस्टेड फूड होता है उसको भी डाइजेस्ट करते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ओल्ड है, यूजलेस है एंड वॉर्म आउट सेलुलर स्ट्रक्चर आर डाइजेस्टेड ओ बाय लाइसोसोम। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं हिंदी में कायांतरण। कायांतरण, जैसे टैडपोल होता है ना, फ्रॉग का टैडपोल, फ्रॉग के बच्चे को बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन होते हैं जैसे पूंछ वगैरह है ना, इसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है और उसका चेंज कर देता है एक एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को हेल्प करता है लाइसोसोम। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर ने, उसको नाम दिया था बेंडा ने, ठीक है।
कोलिकर को याद कर सकते हैं, जैसे कोल पुकारना, है ना, इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी कोलिकर ने, लेकिन नाम इसको दिया था बेंडा ने। ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ये बाहर की होती है, ये पोरस होती है ना, जो अंदर की होती है वो फोल्डेड होती है ऐसे, और इनको फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टी। और जो ये बीच का स्पेस होता है ये वाला, है ना, ये इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बीच में हो गया ना। और जो क्रिस्टी होते हैं इस पे ऑक्सीसोम अटैच होते हैं, ऑक्सीसोम, इनको F1 या F0 पार्टिकल भी बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट होती है, एटीपी। ठीक है, और ये सेल की होती है एनर्जी करेंसी, मतलब इसी से एनर्जी लेते हैं, कुछ भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, और एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल ओसोसेस शेप एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये सभी सेल ऑर्गेन यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, वो दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बोथ। लेकिन राइबोसोम है ना 2 टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। ठीक है ना, जो ये 80S है ये मिलता है यूकैरियोटिक में, जबकि 70S मिलता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट, प्रो मींस होता है प्रीमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैरियोन, जिसके पास न्यूक्लियस प्रीमिटिव टाइप का होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें एक स्पष्ट मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिखरा हुआ होता है सब। ठीक है, देयर नंबर पर सेल वेरीज फ्रॉम 1 to several hundred डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे इसकी संख्या भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आरबीसी में ही एब्सेंट होता है। कोल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे लिबरेट मेजर पार्ट ऑफ द सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी के रूप में एनर्जी लिबरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी इज कोल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे लिए रुपया होता है ना, ऐसे सेल के लिए होता है एटीपी। जो एटीपी होती है ना, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, मतलब एडिनिन से 3 फास्फेट जुड़े हैं। ठीक है ना, जब ये फास्फेट टूटते हैं ना तो इससे बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, द स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी मींस होता है चारों तरफ। ठीक है, कॉन्ड्रियल मना कॉन्ड्रियोन से, कॉन्ड्रियोन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है ना, और स्पेस मतलब जगह, तो पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। याद रखने कोई समस्या है? नहीं। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल, इट इज इनफोल्डेड, अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, और इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। जहाँ पे भी फोल्ड होते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये फोल्ड जो है सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ टेनिस रैकेट शेप सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑक्सीसोम आर अटैच टू क्रिस्टी। जो रैकेट के समान ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ऐसे इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। दे आर सीट फॉर एटीपी सिंथेसिस, यहीं पे एक्चुअल में एटीपी बनती है। ठीक है, इन इनर चैम्बर प्लाज्मा इज कोल्ड मैट्रिक्स। जैसे ये है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ। ठीक है, और जो ये स्पेस बचता है ना, ये इस स्पेस में जो प्लाज्मा होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इट है एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसमें जो क्रेब्स साइकिल जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन होता है ना, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो एनएरोबिक होता है और एक एरोबिक होता है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है, और ये क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल एज इट हैज ओवन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है,
आरएनए होता है और राइबोसोम होता है। मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी मतलब कुछ ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस होता है क्योंकि उसमें भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। बाकी कहाँ होता है डीएनए? न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है पूरी सेल को, है ना। ये तो सेमी ऑटोनोमस होते हैं क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं पड़े न्यूक्लियस पे, थोड़ा बहुत अपना काम दूसरा भी कर ले, है ना। जैसे घर में होता है ना, सबके काम बटे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना एक जो घर का जो मुखिया है वही सारा काम करता है, नहीं ना। बस इसी तरह से थोड़ा सा काम ज़्यादा दे रखा है इनको, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। इसे फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी देखा था, है ना। एरोबिक मतलब एयर प्रेजेंट होती है इसमें, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो होता है ना उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पावर हाउस क्योंकि एटीपी जनरेट हो रही है। बायोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड सम अमीनो एसिड। जब क्रेब्स साइकिल चलती है ना, साइकिल मतलब एक चक्र, तो उसके बीच बीच में कुछ मटेरियल बनते हैं जैसे फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, तो ये है बायोजेनेसिस। और नंबर 4 ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं हम आज, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर ही आता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट से सभी परिचित है ना, सभी जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है ना, और फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्लास्टिड है ना, इसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं आते, उसके 2 टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स होता है कलर, क्रोमो मीन्स कलर, मतलब इस कलर तो जो ग्रीन कलर है ना वो भी तो कलर ही है ना एक, और वो होता है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। मतलब क्रोमोप्लास्ट का ही एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूको जिसमें कलर नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल एज वेल एज सम प्रोटिस्टेंस। जो प्रोटोजोआ होता है ना कुछ, उसमें भी प्रेजेंट होता है, विच कंटेन आइदर फूड और पिगमेंट। प्लास्टिड आर 2 टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स एब्सेंट, मतलब जिसमें जो है कलर नहीं मिलते हैं। क्रोमो मीन्स कलर, जिसमें कलर प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। कलरलेस प्लास्टिड जनरली फाउंड इन स्टोरेज सेल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट। जो अंडरग्राउंड स्टेम और रूट होते हैं ना, ठीक है ना, जैसे स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो आता है, ये स्टेम होता है ना। रूट, ये जो रूट होती है ये भी, ये क्या सब कलरलेस है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज प्रोडक्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप। एमाइलोप्लास्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। एमाइलो मतलब एमाइलम से बना है, एमाइलो, और एमाइलम मीन्स होता है स्टार्च, मतलब जो स्टार्च को स्टोर करेंगे वो हो गए एमाइलोप्लास्ट। फिर एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो जो है ना वो एल्यूरोन से बना है, इसका मतलब होता है प्रोटीन, मतलब वो प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करेंगे, है ना, स्टोर प्रोटीन। इलियोप्लास्ट जो स्टोर करेंगे फैट को, मतलब ऑयल को, ठीक है। फिर आगे क्रोमोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड डिपेंडिंग ऑफ कलर, क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ 2 टाइप, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट एंड नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्लोरोफिल की वजह से, और नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, जैसे कलरफुल होते हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, दे आर ऑरेंज टू रेडिश कलर्ड प्लास्टिड, एग्जाम्पल कैरोटीन। कैरोटीन में आते हैं ऑरेंज और रेडिश कलर। एंड जैंथोफिल कलेक्टिव कोल्ड कैरोटीनोइड, इन दोनों को बोलते हैं कैरोटीनोइड, मतलब कैरोटीन एंड जैंथोफिल दोनों को बोलते हैं कैरोटीनोइड। द पिगमेंट मेक द फ्लावर एंड फ्रूट अट्रैक्टिव टू पोलिनेशन, ठीक है ना। इन कलर की वजह से जो इंसेक्ट है ना वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, और इसकी वजह से होता है पोलिनेशन, मतलब पोलन को स्टिग्मा तक ले जाने का जो भी मेथड होता है उसे बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है ना। अब चूंकि क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। दे आर ग्रीन पिगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अकर इन ऑल यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफ, मतलब जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। द ग्रीन लीफ सेल्स में है 20 to 140 डिश शेप क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक सेल में 20 से 140 तक डिश शेप क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। बना लेते हैं एक बार, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और जो ये मेम्ब्रेन है ना ये टूट के इस तरह से
मतलब ऐसे वेसिकल्स के रूप में टूटती है, और ये वेसिकल्स ऐसे फ्लैटन हो जाती हैं, ठीक है ना। और इस एक फ्लैटन स्ट्रक्चर बोलते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड्स। जब बहुत सारे थाइलेकोइड मिलते हैं ना, 1 2 3, जैसे इसमें 3 है ये, तो इसको बोलते हैं एक ग्रेना। ग्रेना मतलब ढेर, ठीक है ना। और ऐसे ग्रेना जो है ना, कई सारे ग्रेना स्टोमेटल जो लैमिली होती है, जो स्टोमेटल लैमिली होती है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन कोल्ड पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस। पेरी मतलब वही चारों तरफ, और क्लोरोप्लास्ट से बन गया क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस। स्पेस मतलब जगह। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, वाइल इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल। इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए कलरलेस मैट्रिक्स कोल्ड स्ट्रोमा। जो अंदर की तरफ जो ये प्लाज्मा होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मिल रहा था उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इन स्ट्रोमा मैनी थाइलेकोइड प्रेजेंट विच आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर यूनिट होती है क्लोरोप्लास्ट की, क्या थाइलेकोइड। मतलब थाइलेकोइड के बिना क्लोरोप्लास्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर एग्रीगेशन ऑफ थाइलेकोइड फॉर्म ग्रेना। बहुत सारी थाइलेकोइड इकट्ठी हो जाती है तो उसको ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना मतलब एक ढेर। ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रोमल थाइलेकोइड। किससे? जो थाइलेकोइड से जो ये स्ट्रक्चर निकलती है ना ऐसे, उसको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेकोइड। या स्ट्रोमल लैमिली भी कई बार बोलते हैं। लैमिली मतलब परत, स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा की बनी हुई है। ये स्ट्रोमा ही है ना अंदर, जिसके मैट्रिक्स को क्या बोला? स्ट्रोमा। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम फॉर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स own DNA, RNA and ribosome. So this is semi autonomous organelle. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे भी बोला था हमने सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि उसमें भी DNA, RNA और राइबोसोम मिलते हैं। तो इस तरह से सेल में 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसी हैं जो सेमी ऑटोनोमस हैं। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है मतलब क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकती है, मतलब पकड़ सकती है, और उसी की एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, मतलब एटीपी बनती है। इन क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। क्यों किचन ऑफ द सेल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे खाना बन रहा है ना। किचन में क्या बनता है? खाना बनता है। अब फंक्शन देख लेते हैं प्लास्टिड के। फोटोसिंथेसिस होती है, अभी देखा। क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ही बनता है C6H12O6, मतलब ये खाना है। देखो C है, C से ये आ गया C, है ना। और H2 जो है ये वाटर से मिल जाता है, ठीक है। कहाँ से मिल जाता है? वाटर से। और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बन गया ना C6H12O6। यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये ऑर्गेनिक फॉर्म हुआ ना ग्लूकोज। लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट दे अट्रैक्ट एनिमल फॉर पोलिनेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। तो ये थे फंक्शन प्लास्टिड के। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। राइबोसोम अटैच होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। There are some microscopic cell organelles which are devoid of a covering membrane. इस पे कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम occur in both prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोट में 70S टाइप मिलती है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S मिलती है। 70S भी मिलती है यूकैरियोटिक में, मतलब बोथ मिलती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70S ही मिलती है। एब्सेंट इन RBC। RBC में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोट 70S राइबोसोम, वाइल इन यूकैरियोट साइटोप्लाज्म 80S राइबोसोम प्रेजेंट। दे मे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा था पिछली स्लाइड में। एज राइबोसोम टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दे आर कॉल्ड
प्रोटीन फैक्ट्री। इनको क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। जैसा काम वैसा ही नाम, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद रहता है, ठीक है। अगर समझ लेते हैं तो याद रहता है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स है वैक्यूल। जो वैक्यूल होती है ना, ये ज़्यादातर प्लांट में मिलती है, ठीक है। और इतनी बड़ी हो जाती है कि जो न्यूक्लियस है ना, इसके बीच सेल के बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको धकेल देती है एक तरफ और ज़्यादातर पोर्शन अपने आप ही ऑक्यूपाइड कर लेती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, इस वैक्यूल में इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि जो प्लांट है ना, उनमें कुछ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो वो इसमें जो है इकट्ठा होता रहता है। एक तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वो स्टोरेज का काम कर रहा है, दूसरा ये टर्गिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट में, ठीक है ना। प्लांट इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, और ये वैक्यूल है हर सेल को टर्गिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्गिड मतलब फूलना, ठीक है ना, ये स्ट्रेच रहती है। और जब हर सेल स्ट्रेच रहेगी तो प्लांट जो है ना खड़ा रहेगा। दूसरी वजह ये भी है, जो वैक्यूल की वजह से जो सेल की एनर्जी कंजप्शन रेट है वो कम हो जाती है, क्योंकि बड़ी चीज है, ज्यादा एनर्जी चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, और ये छोटा रह जाता है। जो इसका लिविंग पोर्शन है ना सेल का, वो छोटा रह जाता है, इसलिए एनर्जी भी उसे कम चाहिए। तो एनर्जी कंजप्शन की रेट को भी कम करती है, ताकि जो एनर्जी जो बची ना, वो हम सब यूज करते हैं ना, नहीं तो सारा प्लांट ही खा लेगा, है कि नहीं। तो ये है वैक्यूल। Vacuoles are non-cytoplasmic membrane bound sac that contain solid और liquid content, ठीक है ना। इसमें solid और liquid content मिलते हैं। वैक्यूल ऑफ 3 टाइप होती हैं, सेफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं सेफ वैक्यूल। They are fluid-free vacuole which are separated from the cytoplasm by a membrane called tonoplast. Animal cell and youngest plant cell have a few small vacuole. जो youngest मतलब छोटा प्लांट जो होता है ना, उसमें स्मॉल साइज की वैक्यूल होती हैं, कम होती हैं। लेकिन जैसे ही मैच्योर प्लांट होता है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलती है। मैच्योर प्लांट सेल यूजुअली हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कितना? 50 to 90%, ठीक है। द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेफ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेफ। इट कंटेन्स सोल्ट, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर एंड सम प्रोटीन एज स्टोर्ड प्रोडक्ट। वेरियस सेल वेस्ट आर ऑल्सो डैम्प्ड इन दिस सेफ वैक्यूल। जितना भी वेस्ट होता है वो भी इसमें डैम्प कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना। इन सम प्लांट सेल सेफ वैक्यूल कंटेन वाटर सोलुबल पिगमेंट कोल्ड एंथोसाइनिन। जो ये एंथोसाइनिन है ना, वाटर सोलुबल पिगमेंट होता है और वो भी स्टोर हो जाता है किसमें? वैक्यूल के अंदर। जैसे एग्जांपल है पेटल ऑफ रोज, डहेलिया, वायलेट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेवरल सब्सटेंस डिजोल्व इन इट। सेल सेफ फंक्शन एज ऑस्मोटिक सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेनिंग टर्गिडिटी। दूसरा है फूड वैक्यूल। They occur in some protozoans, example amoeba and white blood corpuscles. The ingested food particle fuse with lysosome to form food vacuole. मतलब कोई भी ingested food particle जब होता है ना, जो पार्टिकल होता है जब वो लाइसोसोम से अटैच होता है तो बना लेता है फूड वैक्यूल। Here digestion occur and the digestive substance diffuse out. The residual vacuole is then thrown out. ठीक है। जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है इस वैक्यूल के अंदर, वो तो डिफ्यूज आउट हो जाता है सेल में, और बाकी जो बचा रह जाता है इसी के अंदर, और ये आके बस्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के पास और वो बाहर निकल जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दे आर डिस्टेंसिबल एंड कोलैप्सिबल वैक्यूल। मतलब फैलती है और सिकुड़ती है। फैलती कब है? जैसे वाटर आना शुरू होता है तो धीरे 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 ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और सेल सरफेस के पास आके ये बस्ट हो जाती है। ये मिलती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में, क्लेमाइडोमोनास में। द वैक्यूल कलेक्ट वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, स्वेल अप, राइज टू द सरफेस एंड बस्ट टू रिलीज द कंटेंट, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे वाटर है, ये जितना वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें भरता चला जाता है। भरेगा तो ये फूलेगी ना, सेकलाइज स्ट्रक्चर है ना। और जब पूरी फूल जाएगी तो बस्ट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के पास आके। तो इस तरह से ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। They are essential for osmoregulation. Some excretion also occur through them. फंक्शन क्या हुआ इसका? स्टोरेज का हुआ। सेफ वैक्यूल स्टोर
सोल्ट है, अमीनो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, शुगर है, सम प्रोटीन है। वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है। इन प्लांट सेल वेस्ट प्रोडक्ट आर डम्प्ड इन द सेंट्रल वैक्यूल। एट्रैक्शन का काम करती है क्योंकि एंथोसाइनिन पिगमेंट है, इसमें डिजोल्व होता है ना। प्रोवाइड एट्रैक्टिव कलरेशन टू फ्लोर ऑफ सम प्लांट लाइक रोज है, डहेलिया है, वायलेट है। एब्जॉर्प्शन वाटर बाय मेंटेनिंग हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल वैक्यूल हेल्प द सेल इन एब्जॉर्बिंग वाटर, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, सोल्ट है ना, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर इसके अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करती है। 5 टर्गिडिटी एंड रेजिडिटी बाय रिटेनिंग वाटर सेल्फ वैक्यूल मेंटेनिंग सेलुलर बाय रिटेनिंग वाटर सेल्फ वैक्यूल मेंटेन सेलुलर टर्गिडिटी एंड रेजिडिटी, ठीक है। फूड वैक्यूल, ये गुड वैक्यूल नहीं है, फूड वैक्यूल help in digestion of food particle, killing of the microbe and their digestion and disposing of worm of cellular component. Osmoregulation excretion अभी देखा था। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने कई सारी सेल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की, जिसमें हमने देखा गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम और वैक्यूल। अगर मैं इसका रिवीजन करती हूँ तो टाइम कंजप्शन का काम होगा। आप इसे दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।